हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। देखिए, परीक्षा वाली महाकुंभ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों परीक्षा वाली महाकुंभ का भाग 14। और परीक्षा वाली पुस्तक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका चल रहा है आज अध्याय 8 जो कि मिट्टी, कृषि, पशुपालन और सिंचाई का अध्याय है। इससे जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी की पॉइंट बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस परीक्षा वाली महाकुंभ में आपका अभिनंदन है। देखिए, महाकुंभ सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए जब भी ये सीरीज आती है, अब मेरा प्रयास है, देखिए मैंने परसों दिया था आपको और आज दे रहा हूँ, हर 2-2 दिन में कोशिश की जाएगी कि इस सीरीज को आपको निरंतर देखिए एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। तो आज का चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में कृषि, पशुपालन और सिंचाई, इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का रिजल्ट भी आया और काफ़ी अभ्यर्थी देवभूमि करियर पॉइंट के जो हैं पुराने अभ्यर्थी 1-2 साल से जो बने थे, उन लोगों में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ही, देखिए, किसी भी शिक्षक का सपना होता है कि जो केवल एक शिक्षक होता है इस दुनिया में। देखिए, 3 लोग मैं बोल सकता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, 3 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता पे खुद से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो एक होते हैं माँ बाप और तीसरा होता है शिक्षक। माता पिता और शिक्षक, गुरु, 3 लोग चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा सफल बने ज़िंदगी में। ठीक है। तो कल बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का रह भी गया। जिन लोगों का रह गया उन लोगों को बस अब कुछ देखना ही नहीं चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए और कान बंद करके उनको सिर्फ और सिर्फ 746 कनिष्ठ सहायक और वीडियो वीपीडीओ की आगामी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो आधे एक नंबर से रहे हैं वो लोगों को जवाब दे सके अपनी सफलता से। ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सब लोग जुड़ जाइए। काफ़ी लोग यहाँ पे आते नहीं लाइव सेशन में। लाइव सेशन में जुड़ने का एक अलग ही मज़ा है। काफ़ी कम लोग इस लाइव सेशन में अभी तक हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग आए यहाँ पे और इस सीरीज का, महाकुंभ का बेनिफिट दें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में जो मिट्टी है, सबसे पहले इसी का डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे जो उत्तराखंड की भूगोल एक किताब आती है दोस्तों, भौगोलिक विवरण वाली किताब, वो हमारे HC खरकवाल जी ने लिखी है। ठीक है। तो HC खरकवाल जी ने उत्तराखंड की जो मिट्टी है उसको प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पे दोस्तों हमारा 5 भागों में बांटा है। प्राकृतिक वर्गीकरण मतलब मिट्टी बनने का जो प्रकार है। तो इसमें देखिए, पहला है, देखिए, परिवहित मृदा, जो कि नदी, वायु, हिमानी द्वारा बन जाती है। दूसरी है हिमोग मृदा, जो हमारे हिमोग आते हैं ना ऊपर से ग्लेशियर के साथ खिसक के, तो हिमोग के माध्यम से जो मिट्टी निर्मित हुई है उसको हिमोग मृदा बोला गया। वायु द्वारा निर्मित जो मिट्टी है उसको वायु मृदा कहा गया। और जो बाढ़ क्षेत्र है, हमारा गंगा वाला मैदान है, तराई क्षेत्र है, वहाँ पे खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी देखने को मिलती है। और ऐसे जो हमारे उच्च हिमालय के क्षेत्र हैं और कुछ चट्टानें वगैरह होती हैं, वहाँ पे सैलों के क्षय से और जीवाश्म से निर्मित मिट्टी देखने को मिलती है, जिसको अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। तो यानी कि प्राकृतिक, क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा, पॉइंट नंबर 1 ये बनेगा। सिंपली आप ध्यान दीजिए, प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पे उत्तराखंड राज्य में मृदा का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो कितने, 5 भागों में। ठीक है। परिवहत मृदा, हिमोग मृदा, वायु मृदा, खादर मिट्टी और अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है। ये अलग अलग 5 प्रकार हुए। और यहीं पे अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भौगोलिक विषमताओं के आधार पर राज्य की मिट्टी का वर्गीकरण करो, तो परीक्षा वाले में तो देखिए दोस्तों आपको 8 प्रकार की दी है। तराई मिट्टी, भाबर मिट्टी, चरागाही मिट्टी, टर्शियरी मिट्टी, क्वार्टज मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी। तो इतने प्रकार की मिट्टियाँ दी गई हैं। ठीक है। तो इतना याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ खास जो हमारे प्रकार की मिट्टी है उसकी विशेषताओं को याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर देखिए भौगोलिक विषमताओं के आधार पर बोला जाए तो फिर 6 प्रकार की। प्राकृतिक वर्गीकरण 5 प्रकार, किस प्रकार से मिट्टी बनी है उत्तराखंड की, और अब किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है भौगोलिक परिवेश में, तो ये 6 प्रकार की। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है तराई भावर, वो मैदानी क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसको हम रखेंगे। दूसरे प्रकार की हमारी भूरी लाल पीली जो मिट्टी होती है, जिसमें ज़्यादातर हमको चीड़ के वन देखने को मिलते हैं। तीसरा हमारा उप पर्वतीय मिट्टी हो गई। चौथा हमारा उच्च पर्वतीय मिट्टी हो गई, घास मैदानों की। पांचवें में आता है पर्वतीय छिछली टाइप की जो मिट्टी होती है। और लास्ट में आता है पुरातन जलोढ़ मिट्टी, यानी कि कहीं ना कहीं पे आज वो जलोढ़ मिट्टी हमको देखने को मिलती है उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में भी, जहाँ पे आज से लगभग करोड़ों वर्षों पूर्व नदी होगी, लेकिन नदी आज घाटी में चली गई है, ऊपर का क्षेत्र छोड़ दिया है ना। ऐसा आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, आप किसी विशेष एक पर्वतीय क्षेत्र के होंगे तो आपने अपने पर्वतीय क्षेत्र में ये ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं हाइट में जहाँ नदियों में जो गोल पत्थर पाए जाते हैं वो ऊपर भी मिलते हैं। इसका रीज़न ये था कि आज से करोड़ों वर्ष पहले नदी ऊपर बह रही थी और आज वो घाटी तक पहुँच गई है। धीरे धीरे होता है। नदी में क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम अपरदन होता है जो हम आभास ही नहीं कर पाते।
वो हज़ारों साल में उसका लगभग अंतर पता चलता है। ठीक है, धीरे धीरे नदी हमेशा क्या करती जाती है, घाटी में जाते रहती है नीचे गर्भ की तरफ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसे टाइप से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तराई मिट्टी की बात करते हैं। वैसे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं भूगोल वाले चैप्टर में, फिर भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा विशेषताएं जान लीजिए। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, तराई क्षेत्र की मिट्टी या भाबर क्षेत्र की मिट्टी, मैं सिंपली दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा। तो तराई भाबर वाली जो मिट्टी है दोस्तों, ये संरचना की दृष्टि से हम देखते हैं तो बलुई या दोमट मिट्टी है। ठीक है, और क्षेत्रीय दृष्टि से हम इसको देखते हैं तो इसको बोलते हैं बांगर और खादर मिट्टी। तराई भाबर क्षेत्र में बांगर और खादर मिट्टी। अब बांगर का मतलब क्या होता है, देखिए नदी के द्वारा जो पुरानी मिट्टी लाई गई थी, जो पुरानी हो गई, नदी द्वारा बहा के लाई गई होगी ना मिट्टी, वो पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। और नदी द्वारा जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उसको खादर कहते हैं। दोनों ही मिट्टी अपने अपने तरीके से देखा जाए तो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, और बांगर मिट्टी में दोस्तों दोमट के जलोढ़ मिलते हैं। पूर्ण विकसित मिट्टी भी बांगर को कहा जाता है। जबकि खादर जो होती है थोड़ा नवीन जलोढ़ होती है और थोड़ा मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बांगर ज़्यादा उपयुक्त मानी जाएगी क्योंकि परिपक्व मिट्टी होती है बांगर। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्रों की विशेषता है। तराई क्षेत्र में ही हमको बांगर खादर आदि मिट्टी देखने को मिलती है। और इस मिट्टी में जो अच्छी फसल होती है किस किस की होती है, तो वो धान, गेहूँ, गन्ना इत्यादि की। ठीक है, राज्य की जो 3 प्रमुख फसलें हैं वो यही है। गेहूँ प्रमुख फसल है, फिर धान है, फिर हमारा गन्ना आ जाता है। फिर उसके बाद पर्वतीय भागों में जाते हैं तो सोयाबीन, मडुआ, राजमा, बहुत सी फसलें आती हैं। लेकिन मुख्यतः 3 फसलें उत्तराखंड राज्य की, जिसमें गेहूँ, चावल और गन्ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इससे थोड़ा ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर हमारे आ जाती है, देखिए भूरी पीली मिट्टी। ठीक है, तो भूरी लाल पीली मिट्टी जो है हमारी, इसके ऊपर आती है। यहाँ पे चरागाही मृदा दे दिया है इसमें। ठीक है, ये हम सीधे जाएंगे दूसरे प्रकार पे। तो भूरी लाल पीली मिट्टी दोस्तों ये हिमालय के दक्षिणवर्ती पर्वतमालाओं में पाई जाती है। हिमालय की जो भी दक्षिणी पर्वतमालाएं हैं वहाँ पे आपको ये भूरी लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। और इस भूरी लाल पीली मिट्टी की विशेषता ये है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं चीड़ के वन, इसलिए इनको चीड़ वनों की मिट्टी भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में चीड़ वनों की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, तो वो भूरी लाल पीली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। यहाँ पर देखिए जो मूल चट्टान और वनस्पति के अवशेष हैं दोस्तों, इसके कारण इस तरह की मिट्टी में हम देखते हैं कई टाइप के कलर देखने को मिलते हैं हमको। यही विशेषता है इस मिट्टी, कहीं पे भूरी दिखेगी ये मिट्टी, कहीं पे लाल दिखेगी, कहीं पे हल्की पीली होगी, कहीं पे डार्क पीली दिखेगी। तो इस तरह से ये मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, और ये मिट्टी बहुत आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता ग्राही मतलब बहुत नमी लेती है, नमी इसके अंदर होती है और उपजाऊ भी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उप पर्वतीय मृदाएं। ठीक है, तो उप पर्वतीय मृदाओं में भी दोस्तों हमारा एक चीज़ मिलता है जो कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस होता है ना, आपने देखा होगा केंचुआ जहाँ पे भी रहता है। केंचुआ को किसान का मित्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि केंचुआ खेत में ह्यूमस बनाता है, भुरभुरी मिट्टी बनाता है। और भुरभुरी मिट्टी होगी तो क्या होगा, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ बहुत स्पीड से होगी। तो ये फायदा होता है ह्यूमस का। ठीक है, तो उप पर्वतीय जो मिट्टी होती है वो ह्यूमस प्रधान होती है और थोड़ा इसमें अम्लीय गुण भी देखने को मिलता है। अम्लीय मतलब एसिडिक होती है ये थोड़ा। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों, अभी जो हम ऊपर देख रहे थे, इसके बाद हमारी चरागाही मृदाएं आती हैं। ठीक है, या उच्च पर्वतीय मृदाएं भी इनको कहा जाता है, घास के मैदान। तो इन जो घास के चरागाही जो मृदाएं हैं दोस्तों, इन घास के मैदानों की मिट्टी में दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं बुग्याल उत्तराखंड में। ठीक है, बुग्यालों की यहाँ पे अधिकता देखने को मिलती है। और इस मिट्टी की विशेषता बताएं तो ये मिट्टी काफ़ी ठंडी रहती है, शुष्क जलवायु यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो इस वजह से मिट्टी में भी छिछली और अपरिपक्वता देखने को मिलती है। ठीक है, छिछली मिट्टी होती है बिल्कुल ही। और अपरिपक्वता का मतलब है कि जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म वगैरह, इनकी बहुत कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और हल्की ये बेसिटिक होती है, मतलब बेस वाली होती है, यानी कि क्षारीय होती है। ठीक है, एसिडिक नहीं होती है, ये थोड़ा क्षारीय होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो उप पर्वतीय मिट्टी है वो हमारी एसिडिक होती है, अम्लीय है। लेकिन जो हमारी उच्च पर्वतीय जो मिट्टी है या घास के मैदानों की मिट्टियाँ हैं वो हमारी क्षारीय होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन उठा लेता है यूपी ट्रिपल एस, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा कि बुग्यालों के क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, हल्की क्षारीय, उच्च अम्लीय, हल्की अम्लीय। तो आपको याद रखना है हल्की क्षारीय होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट टाइप जो मिट्टी का आता है वो है पुरातन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो पुरातन जलोढ़ मिट्टियों की मैं बात करता हूँ। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी जो दून घाटी है
और जो प्राचीन प्रवाह पथ रहे हैं किसी भी नदी के, वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और इस पुरातन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये विशेषता है पुरातन जलोढ़ मिट्टी की। तो ये एससी खरकोवाल के अनुसार जो विभाजन था वो तो हमने देख लिया। अब थोड़ा हम देख लेते हैं जो परीक्षा वाले में दिया है। तो तराई और भाबर मिट्टी तो हमने देख ली। चरागाही मिट्टी में हम देखते हैं दोस्तों। तो चरागाही मिट्टी को देखिए 5 भागों में बांटा गया है। मटियार दोमट, अत्यधिक चूनेदार दोमट, कम चूनेदार दोमट, गैर चूनेदार दोमट और बलुई दोमट। ठीक है। टर्शियरी मिट्टी दोस्तों जो हमारी शिवालिक की पहाड़ी और दून घाटियों में मिलती है, हल्की बलुई, छिद्रमय और आर्द्रता को कम धारण करती है, यानी कि थोड़ा बजरी नुमा मिट्टी होती है टर्शियरी, और दून घाटी में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टज मिट्टी, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वार्टज मिट्टी को हम रख सकते हैं दोस्तों जो अभी हमने डिस्कस किया मिट्टी के प्रकारों में, उप पर्वतीय मृदाएं। उप पर्वतीय मृदा के अंतर्गत ये आते हैं क्वार्टज मिट्टी। और नैनीताल का जो भीमताल क्षेत्र है यहाँ पे क्वार्टज मिट्टी देखने को मिलती है दोस्तों। और ये हल्की मिट्टी है, भूस्खलन वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस एरिया में, और अनुपजाऊ भी होती है मिट्टी। ज्वालामुखी मिट्टी की बात करते हैं तो ये भी नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में ही मिलती है। चट्टानों, जो आग्नेय चट्टान होते हैं ना, उनके विदीर्ण यानी कि टूटने से, धीरे धीरे टूटने से ये मिट्टी निर्मित होती है। दोमट मिट्टी आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है नहीं। भूरी लाल पीली मिट्टी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ये भूरी लाल पीली मिट्टी किसका घर है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीड़ वनों का घर है। ठीक है, किसका घर है, चीड़ वनों का घर कहा जाता है भूरी लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों को। और कहाँ पाई जाती है मिट्टी, नैनीताल, मसूरी, चक्रवाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पत्थर सैल डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित होती है। इसके बाद लाल मिट्टी आप देख सकते हैं, बनों की भूरी मिट्टी आप देख सकते हैं, भस्मी मिट्टी आप देख सकते हैं। देखिए भस्मी मिट्टी भी होती है उत्तराखंड में, और कम ढालू वाले स्थानों पे मिलती है ये, पर्वत श्रेणियों के अंचलों और उप उष्ण देशीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में मिलती है भस्मी मिट्टी। नाम से पता चला भस्मी, क्षारीय होगी मिट्टी पक्का। ठीक है, अगला देखिए उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल अपरिपक्व होते हैं, बिल्कुल मतलब हम इसको बोल सकते हैं इमेच्योर होती है, इमेच्योर, अपरिपक्व। ठीक है, अगला देखिए उच्च मैदानी मृदा। तो 4000 मीटर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे उच्च मैदानी मृदा मिलती है। और उप पर्वतीय मृदा हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे सबसे ऊपर टॉप में हमने पढ़ा। ठीक है, उच्च पर्वतीय मृदाओं जो घास के मैदान है उससे ऊपर को अगर हम जाते हैं तो वहाँ उप पर्वतीय मृदा होती है। कभी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कितने प्रकार या कितने भागों में बांटा है मिट्टी को, कुछ विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, वो पता होनी चाहिए। तो उप पर्वतीय मृदाएं जो होती हैं ये हमको देखने को मिलती है जहाँ देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन आदि के वन होते हैं। इन वनों के आसपास हमको ये टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। तो ये है उत्तराखंड में मिट्टी के प्रकार। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं। सिंपली क्वेश्चन ये बन जाता है कि जैसे बांगड़ खादर मिट्टी किस क्षेत्र की विशेषता है, तो तराई की क्षेत्र की या गंगा के मैदान के क्षेत्रों की विशेषता है। और ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका दोस्तों कि जीवाश्म की, जो जीवाश्म वाली मिट्टी है वो कहाँ पे मिलती है, ज़्यादा ह्यूमस वाली मिट्टी, तो वो आपको याद रखना है दोस्तों। वो हमें प्राप्त होते कहाँ पे, वो हमें मिलती है उच्च पर्वतीय मृदाओं वाले क्षेत्र में। ठीक है, या उप पर्वतीय मृदाओं वाले क्षेत्र में। और कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें कि जो हमारी भूरी लाल पीली मिट्टी है ये कौन से वनों के लिए स्पेशल है, तो ये चीड़ के वनों के लिए स्पेशल है। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि उप पर्वतीय मृदा में कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, तो देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन वगैरह। ठीक है, तो ये तो हो गए राज्य के जो मिट्टी है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की जो कृषि है, खेती है और कृषि भूमि का निर्धारण है वो किस प्रकार से है। ठीक है, कृषि की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कृषि भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हमारे राजस्व के आधार पे और दूसरा हमारा उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, राजस्व के आधार पे हम देखते हैं तो कृषि जो भूमि है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तलाऊ, दूसरा है उपराऊ और तीसरा है कंटील या इजरान। और ऐसे ही उपयोगिता के आधार पे बोलूँ तो मैं ये हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं 3 भागों में यहाँ पर भी बांटा गया है। पहला है घरिया भूमि, फिर होता है बिचल्या भूमि, फिर तीसरा होता है बुनिया भूमि। यानी कि घरिया मतलब घर के आसपास की भूमि, बिचल्या मतलब बीच की भूमि गांव के आसपास फैली हुई, और फिर उसका बुनिया भूमि मतलब दूर जंगल वाली भूमि जहाँ पर घास वास ज़्यादा काटा जाता है पशुओं के लिए। ठीक है, तो ये है हमारी कृषि भूमि का निर्धारण, इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी भी हमारा जो राज्य है दोस्तों कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर टोटल 69.77 जो प्रतिशत आबादी है वो गांव में निवास करती है। हाँ बिल्कुल 70% के आसपास लगभग हमारी जो आबादी है वो ग्रामीण है, और जो कि प्राथमिक क्षेत्र में ही नियोजित है। नियोजित का मतलब होता है उसी क्रियाकलाप में व्यस्त है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में जो भू सुधार और भू प्रबंधन हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कृषि भूमि निर्धारण को और समझेंगे अच्छे से।
तो राज्य में देखिए भू सुधार का जो प्रबंध किया गया दोस्तों, वो हमारा बहुत पहले से ही हो चुका था। कत्यूरी शासनकाल में बोले हैं, चंद शासनकाल में, इसके अलावा पंवार शासनकाल में, गोरखा शासनकाल में, आपने पढ़ा है इतिहास भी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश काल से पहले, अंग्रेज तो भाई 1815 में आए यहाँ पे। अंग्रेजों से पहले अगर चंद वंश का पहला भूमि बंदोबस्त की बात करते हैं तो रतन चंद ने करवाया था भाई, पहला था शासक रतन चंद जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1790 में कुमाऊं में जैसे गोरखा आते हैं, तो गोरखाओं का जो पहला सूबा था जोगामल, तो जोगामल ने भी क्या किया, हमारा 1791 के आसपास कुमाऊं में पहला भू बंदोबस्त करवा दिया। और वहीं गढ़वाल क्षेत्र में बात करते तो गढ़वाल में भी जो पहला भू बंदोबस्त हुआ वो 1811-12 के आसपास होता है, जो कि गोरखाओं ने करवाया था। ठीक है, क्योंकि गोरखा शासन चल रहा था ना उत्तराखंड की धरती में 1790 से लेकर 1815 तक गोरखा शासन रहता है, जिसमें कुमाऊं में तो 1790 में कब्जा कर लेते हैं गोरखा और 1804 में गढ़वाल पे भी हो जाता है। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि किसने किया था ये हमारा भू बंदोबस्त। ठीक है, ऐसे ही हमारा टिहरी रियासत का पूछ लेता है, तो टिहरी रियासत 1815 के बाद अस्तित्व में आई, क्योंकि उससे पहले पतन हो चुका था पूर्ववर्ती टिहरी शासन पंवार शासन का। तो टिहरी रियासत जैसे 1815 में बनती है, सुदर्शन साहब अभी तो इतने फाइनेंशियली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि जो एकदम से करवा लेते। धीरे धीरे पहले राजकोष उन्होंने भरना शुरू किया, उसके बाद बहुत टाइम लग गया, यानी कि 8 साल बाद उनका पहला भू बंदोबस्त आता है 1823 में। टिहरी में पहला भू बंदोबस्त कब होता है, 1823 में, सुदर्शन शाह के टाइम पे। ठीक है, तो इन्हीं बातों को डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका परीक्षाओं में भी दिया है दोस्तों, ब्रिटिश काल से पहले जितने भी भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड राज्य में हुई वो सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। यानी कि मनुस्मृति में जो बातें बोली गई थी भू बंदोबस्त के बारे में, राजाओं ने उसी को फॉलो किया। केवल यहाँ पे हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति से जो भू बंदोबस्त करने का काम किया तो वो किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया। तो अंग्रेजों से पूर्व 1812 में गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त लास्ट हुआ था उत्तराखंड की धरती में। और इसके बाद देखिए जो पहला भू बंदोबस्त हुआ ब्रिटिश काल का वो 1815 में होता है, जब ई गार्डनर जो पहला कमिश्नर था कुमाऊं का, वो हमारा भू बंदोबस्त करवाता है। ठीक है, और तब से लेकर अब तक बात करें उत्तराखंड राज्य में तो टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। तो पहला करता है कौन, कमिश्नर ई गार्डनर, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में करता है। इसके बाद विलियम ट्रेल आता है दोस्तों। तो ट्रेल के टाइम के कुछ भू बंदोबस्त हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1816 में ट्रेल के नियंत्रण में गढ़वाल भी आ जाता है। कुमाऊं में तो पहला भू बंदोबस्त हो चुका है 1815 में, तो गढ़वाल में पहला भू बंदोबस्त होगा 1816 में दोस्तों। ठीक है, ट्रेल के नियंत्रण में। और ट्रेल के टाइम पे ही 1823 में, ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त हुआ था जिसको पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। पंचसाला या 80 साला, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपने। पंचसाला या 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था, तो 5 सालों के लिए किया था उसने, 1823 से लेकर 1828 तक विलियम ट्रेल ने, तब इसको पंचसाला बंदोबस्त बोला गया। और 80 साला बंदोबस्त इसको क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें भैया इसमें 57 अगर हम जोड़ते हैं तो संवत 1880 चल रहा था, तो संवत 1880 में ये बंदोबस्त हुआ, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। 1823 से लेकर 1828 5 वर्षों के लिए किया गया था अगले, तो इसलिए इसको पंचसाला भी कहते हैं। तो पंचसाला बंदोबस्त और 80 साला बंदोबस्त एक ही है। वैज्ञानिक तरीके से पहली बार यहाँ पे कोशिश की गई, डायरी रजिस्टर भी बनाए गए, यहाँ पे खाता खतौनी सभी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया था इस वाले भू बंदोबस्त में, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भू बंदोबस्त माना जाता है। ठीक है, इसके बाद की भी बहुत से भूमि बंदोबस्त आते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि GE विकेट की अध्यक्षता में हुआ दोस्तों, इसलिए इसको विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। विकेट बंदोबस्त में क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअल भूमि की माप ली गई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये भूमि बंदोबस्त हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे एक्यूरेट भू बंदोबस्त माना जाएगा ब्रिटिश गढ़वाल का या कुमाऊं गढ़वाल का। विकेट बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया दोस्तों। इसमें पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से, तलाव, उपराऊ, अव्वल, उपराऊ, दोयम, इजरान और कंटील में। ठीक है, और खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा मिला, जिसको हम खसरा, खतौनी, सबरा आदि बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। अब यहीं पे बात करते हैं, देखिए ब्रिटिश काल का अंतिम जो भूमि बंदोबस्त हुआ कब हुआ, तो 1928 में हुआ था, इबर्टसन के टाइम पर। ठीक है, इबर्टसन कांड भी होता है इसी टाइम पे, हम पढ़ते हैं बहुत बार हिस्ट्री वगैरह में। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, 2 जगह से हमेशा क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहती है, जैसे कि पहला किसने करवाया था, अंतिम किसने करवाया था, तो सभी चीज़ें आपने याद रखनी है। देखिए
कभी भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा देखिए एक यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। चंद शासनकाल का पहला भूबंदोबस्त आता है तो रतन चंद ने करवाया था। गोरखा शासन का पहला भूबंदोबस्त किसने कराया तो जोगमल्ल ने करवाया था। और वहीं ब्रिटिश काल का पहला भूबंदोबस्त किसने करवाया तो ई गार्डनर ने करवाया था। ब्रिटिश काल का जो हमारा पंचसाला 80 साला करवाया था तो किसने कराया था, विलियम ट्रेल ने कराया था। और ब्रिटिश काल का सबसे सटीक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो भूबंदोबस्त था वो पिकेट बंदोबस्त था, और भूमि को 5 भागों में बांटा गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूबंदोबस्त किस वर्ष हुआ था तो 1928 में इबर्टसन के टाइम पे केवल गढ़वाल मंडल में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, कुमाऊं में नहीं हुआ था, ये केवल गढ़वाल मंडल में हुआ था। इसके बाद देश आज़ाद हो जाता है, ब्रिटिशर्स अपने देश को चले जाते हैं। तो उसके बाद 1960-64 में केवल एक और बंदोबस्त होता है फिर उत्तराखंड की धरती में, 12वां भूमि बंदोबस्त। ये केवल हमारा भू अभिलेखों को ज़्यादा हमारा क्या किया गया, भू अभिलेखों में ही डालने तक सीमित रहा। यानी कि भू बंदोबस्त जैसा डेटा था अंग्रेजों का 1928 वाला पहले का, उसी डेटा को कहीं ना कहीं संकलित किया गया और उनको डॉक्यूमेंट में भरा गया, बस ये कहानी है। ऐसा कुछ किया नहीं गया अलग से। जैसे कि उत्तराखंड राज्य में चकबंदी वाला चीज़ें होनी चाहिए थी जो आज तक नहीं हो पाई। ठीक है, चकबंदी क्या होती है दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड में जो हमारे खेत होते हैं आपने देखा होगा किस तरह से फैले होते हैं। ठीक है, ये मेरा खेत है, फिर ये रामू का खेत है, फिर ये श्यामू का है, नीचे रोहित का है, फिर यहाँ पर प्रिया का खेत है, फिर ये रोशनी का खेत है, ये यहाँ पे मोहित का खेत है, और फिर इसके बाद फिर मेरा खेत आ गया। तो देखिए मेरे खेत के बीच में कितने खेत आ गए, इतने खेत आ गए। अब ये देखो मेरे को पहले यहाँ हल जोतना पड़ रहा है, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ नीचे जाना पड़ रहा है। यानी कि सुबह मैंने यहाँ पे हल जोता और यहाँ जाते जाते शाम हो गई, घर आते आते तो रात हो गई, आदमी निढाल हो गया। यहाँ बंदरों ने अटैक किया, मैं यहाँ था, यहाँ पूरी फसल चौपट हो गई। तो बहुत से घाटे हैं इसके। चकबंदी का मतलब ये है कि जितनी मेरी भूमि है उसको एक जगह पे, पूरी उस भूमि को ले उसकी नापजोख करके एक ही जगह पे मुझको हस्तांतरित कर दिया जाए, ये होती है चकबंदी। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको साधारण भाषा में समझाऊं। अब देखिए जितना मेरा खेत यहाँ पे है उसी खेत के मेजरमेंट का खेत मुझे यहाँ पे दे दिया जाए, जो मेरा पहला खेत है उसके नीचे वाला। ऐसे जो मेरे बाकी लोगों के खेत है पड़ोसियों के, उनके भी अगर ऊपर नीचे खेत है तो उन सभी को मिक्स करके सबका बराबर डिवाइड किया जाए। तो फिर इससे क्या होगा, देखिए एक प्रॉपर वे में हो जाएगा। पहले के 2 खेत मेरे होंगे, फिर अगले खेत मोहित के होंगे, अगले रोहित के होंगे, अगले श्यामू के होंगे, अगले 2 खेत रामू के होंगे, या 2 या 4 या 5 जितने भी हैं, उतना एरिया जितना उसका मेजरमेंट करके आएगा, जितना नाली या जितना भी हम जो मेजरमेंट यहाँ पे यूज करते हैं उतना खेत उसका हो जाएगा। तो ये होती है चकबंदी। तो इस प्रकार से अगर गवर्नमेंट करे तो बहुत यहाँ पे बेनिफिट रहेगा इसका। और जो जितने भी लोग खेत छोड़ रहे हैं, पलायन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लोग इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि लैंड भी बढ़ जाएगा ना मेरा। अब हो सकता है कि देखिए एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि बहुत दूर दूर खेत होने की वजह से हम इंटरेस्टेड नहीं रहते उसमें। अब देखिए मेरा खेत ये रोड के नीचे है, रोड के नीचे भी एक गाँव है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कोई गाँव है उत्तराखंड का, ए गाँव है, और ऊपर मेरा रोड के ऊपर मेरा गाँव है बी गाँव। अब जो ये ए गाँव है यहाँ पे भी मेरे खेत है, और ए गाँव वाले का यहाँ बी गाँव में खेत है। भाई नीचे वाला ऊपर नहीं आना चाह रहा, उसने ऊपर के खेत बंजर कर दिए हैं, ऊपर वाला नीचे नहीं जाना चाह रहा, उसने नीचे के खेत बंजर कर दिए। तो यहाँ पर अगर चकबंदी होगी तो भैया जो नीचे गांव वाले के ऊपर खेत है वो मैं ले लूँगा, और मेरे बराबर मेजरमेंट करके वो मेरे खेत ले लेगा नीचे में, उसके नज़दीक में हो गए, मेरे भी नज़दीक में हो गए, दोनों भाई हल चलाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, फ़ायदा किसका होगा, डायरेक्ट फ़ायदा तो हम दोनों को होगा, दोनों की फसलें लहराएंगी और बढ़िया यहाँ पे फसल उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये है चकबंदी। अगर चकबंदी ये अगर सरकार कर देती है तो इसमें एक बेनिफिट आप लोगों का भी है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सी पोस्ट आएंगी इसमें चकबंदी अधिकारी की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता। देखिए कब तक होता है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो भूमि मापना है, भूमि मापन के लिए 2 पैमाने यूज किए जाते हैं, नाली और मुट्ठी। तो नाली और मुट्ठी क्या होता है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए खेत का एक टुकड़ा है बहुत बड़ा, उस खेत में एक मुट्ठी में मैं बीज पकड़ता हूँ, जितने क्षेत्र में वो बीज फैलेगा वो कहलाएगा एक मुट्ठी भूमि। एक मुट्ठी बीज मैंने पकड़ा हाथ में, जितने भूमि में मैं उसको फैलाऊंगा वो कहलाएगी एक मुट्ठी भूमि। और ऐसे ही 16 मुट्ठियाँ जो अनाज की मैं फैलाऊंगा खेत में, जितने एरिया में जाएंगी 16 मुट्ठी, तो वो हो जाएगा एक नाली का खेत। ठीक है, ये बहुत सिंपल से आप समझ गए होंगे। तो एक नाली खेत बराबर होता है 16 मुट्ठी। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक नाली का अगर मैं बात करूँ वर्ग मीटर में, तो एक नाली बराबर होता है आपका 200 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना होता है, 200 वर्ग मीटर। तो ये आपने याद रखना, बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन बना कि एक नाली बराबर कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं। देखिए पर्वतीय भूमि के प्रकार मैं आपको पहले ही बता चुका था, जो हमारी कृषि भूमि का निर्धारण है वो 3 टाइप से किया गया है। ठीक है, पहला होता है तलाव भूमि। तलाव का मतलब बिल्कुल तलाव, नाम से पता चल रहा है ना, ऐसी भूमि जिसमें हमेशा नमी रहे, सिंचाई की उचित व्यवस्था हो, और ऐसी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो उत्तराखंड में दोस्तों जो हमारी तलाव भूमि है, इसी में सर्वाधिक खेती होती है, पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर हम तराई तक अगर जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रकार है उपराव भूमि।
ठीक है। उपजाऊ भूमि का मतलब होता है पर्वत प्रवण, यानी कि असंचित भूमि ये ऊपरी भागों में मिलती है। तलाव भूमि क्या होगी, हमेशा घाटी क्षेत्रों में मिलती है। आपने इसलिए गौर किया होगा, जो भी नदी घाटी होती है ना, नदी घाटी के आसपास के खेत हमेशा हरे भरे दिखते हैं। वो गेहूं की खेती हो, धान की खेती हो, मडवे की खेती हो, कोंदो मडवा कोंदा एक ही बात है, सोयाबीन की खेती हो, मसूर की दाल की खेती हो, कोई भी खेती हो, आपने देखा होगा नदियों के किनारे वाले खेत हमेशा बंजर नहीं दिखेंगे, आपको बहुत कम दिखेंगे, रेयर चांसेस होंगे। और ऐसे ही नदी के किनारे के जो खेत होते हैं, तालाब भूमि होते हैं, इनको सैंग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, सैंग या बगड़। क्वेश्चन बन सकता है कभी उत्तराखंड में सैंग या बगड़ क्या है। तो ये समतल खेत होते हैं जो नदी भूमि के साथ होते हैं बेसिन में, यानी कि घाटी में। ठीक है। इसके बाद दूसरे दर्जे की जो भूमि होती है उपजाऊ भूमि होती है। देखिए बहुत से लोग बोलते हैं साफ नहीं दिखता, तो अपने आप चैनल का जो यहाँ पे सेटिंग है, यूट्यूब की सेटिंग, इसमें जाइए और अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए आप। ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कम क्वालिटी में वीडियो देखते हैं, तो फिर यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो साफ़ नहीं दिख पाते। तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। देखिए बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं अभी और ये बोल रहे हैं कि साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्वालिटी को बढ़ाएंगे अपनी यूट्यूब की। ठीक है। और तीसरे प्रकार के होते हैं इजरान भूमि, यानी कि जो उपजाऊ भूमि होती है, ये भी खेती वेती के लिए उतनी खास नहीं होते, बागवानी वगैरह इसमें हो सकते हैं, जैसे कि लीची के पेड़, आम के पेड़, और ठंडे प्लेस में है तो सेब के पेड़, नाशपाती के पेड़, आड़ू के पेड़। ठीक है। इजरान भूमि जो दोस्तों जो होती है वो वनों के बीच की अपरिपक्व पथरीली भूमि होती है। ठीक है, इसीलिए इसको इजरान या कंटील भूमि भी कहा जाता है। और वहीं उपयोगिता के आधार पे मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, गांव के समीप जहाँ पे मेरा घर होगा उसके आसपास के जो खेत होते हैं जिसमें मैं सब्जी उगा रहा हूँ, धनिया उगा रहा हूँ, राई पालक मेथी सब चीज़ उगा रहा हूँ, उसको कहेंगे घरिया भूमि। ठीक है, क्या बोलेंगे, घरिया भूमि, घर के आसपास की। उसके बाद थोड़ा आसपास के ऊपर नीचे के जो खेत, अभी मैंने ए और बी वाली बात की, जिनमें मैं धान लगाता हूँ, गेहूँ बोता हूँ, मडुआ बोता हूँ, तो ये प्रकार की भूमि कहलाएगी बिचौलिया भूमि। और इसके बाद जो तीसरे प्रकार की भूमि, जहाँ मैं जब पशुओं का चारा लेने जाता हूँ, जहाँ पे मेरे पशुओं का घास होता है, इस टाइप के वनों के बीच की भूमि कहलाती है बुग्लिया भूमि। ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार की, राजस्व के आधार पे भी 3 प्रकार की, तालाबों, उपराओं और इजरान। तो ये है उत्तराखंड में भूमि के प्रकार। आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अब बात करते हैं खेती के प्रकार, तो किस प्रकार से यहाँ पे खेती होती है उत्तराखंड में, ये भी जान लीजिए आप। तो पर्वतीय क्षेत्र है भाई हमारा उत्तराखंड, अधिकांश आप सभी को पता ही है। तो उत्तराखंड में जो खेती होती है वो समोच्च खेती होती है, जिसको कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपने खेत देखा होगा, ऐसे तो होते हैं एक के ऊपर एक खेती पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं ना। तो इस प्रकार की खेती को दोस्तों कंटूर खेती कहा जाता है। जापान में भी ये खेती बहुत प्रचलित है। ठीक है। तो ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहा जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये कंटूर खेती हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, हमारी सीढ़ीदार खेती में दोस्तों सेम है कंटूर खेती की तरह ही हमारी जो सीढ़ीदार खेती है वो भी है। लेकिन सीढ़ीदार खेती में क्या होता है, जब ज़्यादा ढाल होता है, स्लोप ज़्यादा होगा पर्वती का, तो वहाँ पे और छोटे छोटे खेत हो जाएंगे। ठीक है। जो समोच्च खेती है कंटूर में, तो हमारा क्या होता है कि देखिए इस तरह से खेती होगी ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एकदम ये कम स्लोप है, मान लीजिए इतना है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ढाल वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर फिर हमारी सीढ़ीदार खेती होगी। ठीक है। और इसके बाद हमारी तीसरी प्रकार की होती है स्थानांतरण खेती, जिसको झूम खेती भी कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 प्रकार से खेती होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है। कंटूर विधि से, सीढ़ीदार खेती से, और तीसरा स्थानांतरण खेती यानी कि झूम खेती। और झूम खेती ये क्वेश्चन बना भी है। देखिए राज्य की 2 जनजातियां हैं जो झूम खेती करते हैं स्पेशली, एक तो है भोटिया और दूसरी है राजी जनजाति। राजी जनजाति अब आखेट वगैरह छोड़ के अब खेती वगैरह में ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन भी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हुआ है इनके बीच में। लेकिन कभी क्वेश्चन बनता है कि राज्य में झूम खेती मुख्यतः किससे है, क्योंकि ऋतु प्रवास कौन करता है, भोटिया लोग करते हैं। भोटिया लोग क्या करते हैं, जाड़ों में वो लोग निचले जो नदी घाटियाँ वहाँ पे आ जाते हैं, और गर्मियों में उच्च हिमालय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी वो ये सीढ़ीदार नुमा खेत बनाते हैं, और नीचे आके भी क्या करते हैं, वो खेती करते हैं घाटी क्षेत्रों में, जंगलों को साफ करके, यानी कि वो स्थानांतरण खेती करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें नुकसान ही होता है कि जंगल को काट के खेत जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ पे जंगल का नुकसान हो जाता है, तो ये उतनी अच्छी मेथड नहीं मानेंगे हम इसको। अब बात करते हैं फसल उत्पादन की। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में भी हमारी फसल उगाई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल वगैरह यहाँ पे भी होते हैं। खरीफ और जो हमारा खरीफ की फसल और रबी की फसल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे किस फसल की खेती होती है, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे गेहूं की खेती होती है, पहला पॉइंट तो ये बन गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरे नंबर पे आता है चावल की खेती, दूसरे नंबर पे है चावल, और तीसरे नंबर पे आता है गन्ना। ठीक है। तो ये राज्य में खेती का एक हिसाब से 1 2 3, सबसे पहले सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूँ का, और दूसरा होता है चावल का, तीसरा होता है गन्ने का। ठीक है। और ध्यान रखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए राज्य के गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। कभी क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में,
किस मंडल में कृषि भूमि अधिक है? गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, या इन दोनों में बराबर है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे। तो गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में ज़्यादा कृषि भूमि है, ठीक है, कृषि योग्य भूमि है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सब्जी मसाले, तो सब्जियां वगैरह भी बहुत होती है दोस्तों। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, देखिए अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी थे, इन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का एक पौधा उगाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है, ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उन्हीं चीज़ों को सूचीबद्ध किया जाता है जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है विश्व स्तर पर। तो इन्होंने एक मिर्च का पौधा उगा दिया भाई 6.6 मीटर का, यानी कि बहुत ऊंचा होगा ये पौधा। 6.6 मीटर, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा मिर्ची का पेड़ होगा, जबकि अमूमन मिर्ची के पेड़ की जो लेंथ होती है वो मुश्किल से होती भी है तो 1 मीटर होती है, मुश्किल से। इन्होंने 6.6 मीटर ऊंचाई का ये पौधा उगाया था। नाम याद रखिएगा, किशन चंद्र जोशी अल्मोड़ा। इसके बाद बात करते हैं, बागवानी भी बहुत ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड की धरती में। राज्य में शीतोष्ण फलों में सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, पुलम और खुबानी आदि का उत्पादन होता है, और समशीतोष्ण फलों में आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार और नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों हमारे बागवानी में जो शीतोष्ण फलों के लिए फेमस प्लेसेस हैं, तो वो हमारा है हर्षिल उत्तरकाशी, और मसूरी का क्षेत्र हो गया, नैनीताल का क्षेत्र हो गया, रामगढ़, मुक्तेश्वर, ठीक है। तो जितने भी हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र हैं वो हमारे शीतोष्ण फलों की खेती के लिए फेमस है, लाइक सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, पुलम, खुमानी। और जो थोड़ा नीचे के प्लेसेस हैं, यहाँ पर गर्मियों में थोड़ा गर्मी रहती है ज़्यादा, जाड़ों में तो जाड़ा रहता है लेकिन गर्मियों में भी गर्मी रहती है, तो ऐसे प्लेसेस में हमको समशीतोष्ण फलों के बगीचे देखने को मिलते हैं, जैसे कि लीची हो गई देहरादून में। देहरादून में भी ज़्यादा गर्मी थोड़ी रहता है, ठंडा गर्म मिक्स रहता है ना, उतनी गर्मी नहीं रहती है। अदर मैं कंपैरिजन करूँ जैसे कि रुद्रपुर, हल्द्वानी की मुकाबले देहरादून सिटी का, तो उतनी गर्मी वहाँ पे नहीं होती। तो देहरादून में हम देखते हैं कि लीची बागान बहुत ज़्यादा विकसित है, इसलिए देहरादून को लीची नगर भी कहा जाता है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया भी है, लीची जो है दोस्तों देहरादून की बहुत ज़्यादा फेमस है, और भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में देहरादून को शामिल किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड के किस जनपद को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में शामिल किया है, तो आंसर हो जाएगा देहरादून। सेब दोस्तों हमारा देखिए जो प्लेन के हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना, लाइक हरिद्वार, उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी जितने भी जनपद हैं, यहाँ पर सेब के कहीं ना कहीं छोटे मोटे बागान आपको देखने को मिलेंगे। बड़े स्तर पे केवल 2 जनपदों में सेब का उत्पादन होता है, एक हमारा उत्तरकाशी, दूसरा हमारा नैनीताल। बड़े स्तर पे 2 जनपदों में, बाकी सभी जनपदों में कहीं ना कहीं सेब के पेड़ देखने को मिलते हैं और सेब की खेती देखने को मिलती है। राज्य में जो उत्पादित सेब है ना उच्च कोटि का, इसको दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है, ठीक है। हमारे जो राज्य का सेब होता है उच्च कोटि का, उसको उसका जो ब्रांड नेम है वो न्यूजीलैंड है, और अन्य राज्यों में हमारे सेब को हिमाचली सेब कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारे राज्य में बहुत से औषधीय फसलें भी होती हैं दोस्तों, जैसे कि जिलेनियम है, तेज पत्ता है, और इसके साथ साथ देखिए हमारा बेलाडोना है, कुटकी है, अफीम है, पामरोज़ा है, तुलसी है, तो ये सभी लेमन ग्रास है, तो ये सभी हमारे औषधीय फसलें हो गई। आप सभी ने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में पढ़ ही लिया है, प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर पढ़िएगा। हमारी प्लेलिस्ट है एक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे पूरा डिटेल में दिया है मैंने, कैसे उत्तराखंड में चाय की खेती का विकास हुआ, कैसे क्या होता, ब्रिटिशर्स ने बागानों का विकास कैसे किया यहाँ पे, तो वो आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आप सभी को पता है दोस्तों हमारे यहाँ पे देखिए राज्य में एक चाय विकास बोर्ड का भी गठन किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य में एक चाय विकास बोर्ड भी है, और इस चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा अल्मोड़ा में। उत्तराखंड राज्य में चाय विकास बोर्ड कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में। हाँ, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब देखते हैं अगले जो योजनाएं और कार्यक्रम जो हमारी कृषि के लिए, फसलों के लिए चलाई गई हैं, तो उसमें हम देखते हैं कृषि नीति 2011। तो 2011 में आई थी कृषि नीति दोस्तों हमारी। देखिए इसमें बहुत से स्टेपों को लिया गया था, लेकिन जिन पे अभी तक अमली जामा नहीं पहना पाई है सरकार धरातल पे। जैसे कि देखिए आप देख सकते हैं स्वैच्छिक चकबंदी है, और संविदा कृषि है, वानिकी, औद्योगिकी, मत्स्य पालन में हालांकि बहुत सी चीज़ें हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अपनाया है। तो ये चीज़ें थी हमारी राष्ट्रीय। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा तो वो सिंपली ये आएगा कि उत्तराखंड राज्य में कृषि नीति कब लागू हुई थी, तो ये 2011 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, राज्य में जो गुणात्मक बीज होते हैं यानी कि क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं ना, उनके लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन, जो कि स्थापित हुआ था 14 मार्च 2001। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कब स्थापित हुआ, 14 मार्च 2001। एजेंसी का प्रमुख कार्य जो है दोस्तों वो बीज अधिनियम 1996 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों के मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण करना है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन नाम से पता चल रहा है। अगला देखिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। स्टेट सीड सर्टिफिकेशन के अलावा दोस्तों हमारे राज्य में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी भी है,
ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के अनुरूप दोस्तों हमारे देश विदेश में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों के संचालन के लिए 8 जून 2006 से उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो कि देहरादून में स्थित है, ये 8 जून 2006 को स्थापित होती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मृदा परीक्षा कार्यक्रम भी किया गया दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि हम मृदा पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के, उन्हीं के परीक्षण के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू रहा। जैविक खाद और उर्वरक प्रोग्राम दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड में जैविक खाद का काफ़ी उत्पादन होता है, क्योंकि पर्वतीय अंचलों में आपको शायद ही कोई ऐसा घर दिखता है, बहुत कम दिखते हैं, जहाँ पर हमारे मवेशी ना हो, यानी कि गाय भैंस बकरी इत्यादि ना हो। तो उनके जो गोबर है उनके मल से दोस्तों बढ़िया जैविक खाद बनती है। इसके अलावा भी हमारे पास ऐसी कुछ घासें होती हैं, बाँस के पत्ते होते हैं, जिनको सड़ा गला के हम जैविक खाद तैयार कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, तो ई नैम ये हम पढ़ते हैं, जो हमारा मेन इकोनॉमी का सेशन होता है उसमें भी देखते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा ई नैम परियोजना क्या है दोस्तों, ठीक है। कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना दोस्तों, उत्तराखंड के अधिसूचित मंडी क्षेत्रों में दोस्तों खेत में उपज तैयार करना और कटी फसल मड़ाई के लिए जो दोस्तों कुछ घटना हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दोस्तों यहाँ पे मंडी समितियों के माध्यम से भुगतान किया जाता है किसान को, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारा कृषि विविधीकरण योजना, तो 20% केंद्रीय सहायता से यह परियोजना सितंबर 1998 में लागू तो हुई, लेकिन 2001 में इस परियोजना को उत्तराखंड में लागू किया गया। कभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तराखंड में कृषि विविधीकरण योजना कब से लागू हुई, तो मई 2001 से। अगला देखिए कोर वैली बीज उत्पादन योजना, तो इस योजना का संचालन पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन कभी बन सकता है, पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को बीजों की कमी को दूर करने के लिए किस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कोर वैली बीज उत्पादन योजना। अगर देखिए 20 ग्राम योजना, तो 20 ग्राम योजना में आधे एकड़ में बीज उत्पादन के लिए 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान का मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो हेल्प दे रही है, यानी कि 100 रुपये का बीज है तो 50 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, हमें किसानों को केवल 50 ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए कृषक सूचना एवं परामर्श केंद्र, तो ये हमारे बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं हमको। इसके अलावा केवी को हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र भी बहुत जगह जिला स्तर पर भी है उत्तराखंड राज्य में। और किसान रत्न सम्मान की भी शुरुआत की दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने 2010 से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में किसान रत्न सम्मान कब से शुरू हुई, 2010 से। इसके अलावा हमारे जो किसान निधि योजना है दोस्तों हमारे, ठीक है, किसान मान निधि योजना जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू हुई, जिसके अंतर्गत किसी किसान को विशेष टर्म एंड कंडीशन के अंतर्गत 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलती हैं ईयरली, ठीक है। तो वो भी उत्तराखंड राज्य में कार्यरत है। बात करते हैं पशुपालन की, तो पशुपालन में आप देख सकते हैं इतने हमारे पास हमारे पशुधन है दोस्तों टोटल, ठीक है। पशु विकास के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया 2002-3 से, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2003 ही मानेंगे, पशुधन विकास बोर्ड, ठीक है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय, तो पशुधन विकास बोर्ड हमारा है देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखेंगे देहरादून में। और ये भी ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जो पशुधन प्रसार अधिकारी होता है उसका प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, तो उत्तराखंड में पशुधन प्रसार अधिकारी बनने के लिए आपको देहरादून यानी कि ऋषिकेश में जो पशुधन विकास बोर्ड है यहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, ऋषिकेश के आसपास है। अगला देखिए यहाँ पे गौ सेवा आयोग का भी गठन किया गया। देखिए उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसने गौ सेवा आयोग भी बनाया ताकि गोवंशीय पशुओं के वध को रोका जा सके। बाकी राज्य में इतने हमारे देखिए पशु चिकित्सालय हैं, इतने पशु सेवा केंद्र हैं, इतने कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और 4 पशु प्रजनन फार्म संचालित है। इसमें एक हमारे कस्तूरी मृग वाला भी आ जाता है, कांचूला खरक वाला, ठीक है। और इसके अलावा चारा बैंक हमारे राज्य में बहुत जगह पे, खासकर जो पशु लोग है ऋषिकेश वाला वहाँ पे हमारा, और पंतनगर में 2 चारा बैंक हैं। और महिलाओं की श्रम बचत के लिए प्रत्येक ब्लॉक में एक एक चारा बैंक की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि पशुओं का यहाँ पे टॉपिक आ गया है, तो हमारा उत्तराखंड में पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र हमारा है मुक्तेश्वर में, ठीक है। कहाँ पे है, मुक्तेश्वर में। और इसकी स्थापना की थी डॉक्टर लिंगार्ड ने, और ये स्थापित हुआ था 1893 में, ठीक है। ये भी याद रखें, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। अब बात करते हैं डेयरी विकास की, तो डेयरी विकास भी भाई बहुत अच्छा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक ब्रांड बहुत ज़्यादा फेमस है, आंचल ब्रांड। राज्य में पहला दुग्ध संघ स्थापित हुआ था 1949 में, कहाँ पे, हल्द्वानी में। पहला पॉइंट तो यही मिल गया कि राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी, 1949 में हुई थी, और कहाँ पे, हल्द्वानी में हुई थी,
ठीक है। और डेयरी विकास के लिए उत्तराखंड में कौन कौन सी योजना चले, तो पहला है महिला डेयरी विकास योजना। तो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला डेयरी विकास परियोजना चलाई जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है ग्रामीण परिवेश में हमारी जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो आप देखते हैं एक मवेशी पक्का होता है, उसका ऐसे ध्यान रखती हैं जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं। और जब वो गाय दूध देने लगती है तो उसको मार्केट में लेकर बेच सकती हैं और मार्केट में ले जाकर अन्य उत्पादों को भी बेच सकते हैं उससे संबंधित, जैसे कि घी हो गया और मट्ठा वगैरह, लस्सी वगैरह हो गई, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा और जिससे हमारी माता और बहनें क्या होंगी, ज़्यादा सशक्त होंगे आर्थिक रूप से भी, ठीक है। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूह का भी गठन हो रहा है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं SHH बोलते हैं इसको, शायद SHC बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, स्वयं सहायता समूह। तो ये हमारे ज़्यादातर NGOs के द्वारा बनाया जाता है स्वयं सहायता समूह, जिसमें क्या होता है दोस्तों, ग्राम की जितनी भी महिलाएं होती हैं ना, वो महिलाएं आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि गांव में 10 महिलाएं हैं, तो 10 महिलाएं क्या करेंगी, एक पासबुक खोलेंगी जिसमें एक अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाया जाएगा। और इन महिलाओं को पर मंथ का एक टास्क मिलेगा कि आपको मंथली इसमें इतना जमा करना है। जैसे कि एक ने जमा करना है 100 रुपये, तो 10 महिलाएं हैं तो पर मंथ का कितना जमा हो गया, इसमें 1000 रुपये जमा हो गया, ठीक है। और साल भर का 12,000 जमा हो गया। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये 10 महिलाएं जो ये स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, अगर इसमें से किसी भी एक महिला को कोई विपत्ति आती है तो वो महिला इसमें से मात्र नाम मात्र के ब्याज पे पूरा पैसा जो है वो लोन के रूप में ले सकती है। यानी कि आपस में पैसा जमा करके किसी की भी हेल्प हो सकती है और कुछ परेशानी भी नहीं होती। तो बहुत ग्रामों में मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, या तो गांव में अगर किसी बर्तन की आवश्यकता वो ले लेते हैं या कुछ और चीज़ ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है दोस्तों हमारे गाँव में। और साथ ही जो NGOs इसमें काम कर रहे हैं वो भी उल्लेखनीय है, ठीक है। ठीक है, SHG बोलते हैं इसको, SHG स्वयं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें एक पासबुक खुलता है, एक अध्यक्ष कोषाध्यक्ष होता है, बहुत से गाँव में होगा भी, बहुत से लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो भी जुड़े होंगे इनसे। मिनी डेयरी योजना है दोस्तों, तो मिनी डेयरी योजना के दोस्तों इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, सरकार 50% अनुदान देती है दुधारू पशुओं के क्रय पे। ये बहुत अच्छा कोई यहाँ पे पॉइंट बन सकते हैं, देखिए कि राज्य सरकार के द्वारा, देखिए अगर आपको कोई गाय लेनी है, भैंस लेना है, ठीक है, तो आप मिनी डेयरी योजना के तहत अगर वो भैंस 20,000 का है तो उस भैंस के 20,000 के प्राइस में आपको 50% अनुदान मिल जाएगा गवर्नमेंट, यानी कि 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। 10,000 रुपये आप डालिए और आपका रोजगार शुरू हो जाएगा। फिर अगला देखिए समन्वित डेयरी विकास परियोजना। तो दोस्तों ये हमारा भारत सरकार के सहयोग से 2002-3 में ये हमारी शुरू की गई थी और इसमें दोस्तों हमारे आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हरिद्वार और उधमसिंह नगर में दोस्तों किस योजना के तहत आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई है, तो ये हो जाएगा समन्वित डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत। आंचल ब्रांड, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड राज्य में दोस्तों हमारा आंचल ब्रांड बहुत फेमस है, हमारे राज्य का टॉप मोस्ट ये हमारा बोल सकते हैं कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट वाला ब्रांड है। अगला देखिए अवशीतन और अन्य केंद्र। तो हमारे लगभग 45 से ज़्यादा अवशीतन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है उत्तराखंड राज्य में। अवशीतन मतलब कोल्ड स्टोर, ठीक है। दूध और पनीर है, उससे चीज़ बन रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं तो उनको संभालने के लिए हमको ठंडा टेम्परेचर चाहिए ना, तो उसके लिए मशीनरी तो लगानी पड़ेगी। बड़ा सा डीप फ्रिज चाहिए एक हमारा प्लांटेड वाला, तो वो हमारा है ये, ठीक है, अवशीतन केंद्र। बाकी नैनीताल में डेयरी शोध और विकास केंद्र की स्थापना की गई, ये बहुत अच्छा बन जाएगा पॉइंट। देखिए उत्तराखंड राज्य में डेयरी शोध और विकास केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो नैनीताल में है। मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो मिल्क पाउडर प्लांट जो हमारा है उधमसिंह नगर जनपद में है। इसके बाद देखिए भेड़ और ऊन विकास पे आ जाते हैं हम अगला। तो राज्य में भेड़ तथा ऊन विकास के लिए दोस्तों हमारा ऊन विकास बोर्ड का गठन किया गया और इस बोर्ड के द्वारा 2004-05 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारा भेड़ और ऊन विकास बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है देहरादून, ठीक है। कहाँ पे है मुख्यालय, देहरादून में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भेड़ और ऊन विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए दोस्तों क्रियान्वयन के लिए राज्य में 12 भेड़ प्रजनन क्षेत्र हैं और 113 भेड़ विकास परियोजनाएं संचालित हैं। पशुलोक ऋषिकेश में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बन जाएगा, राज्य में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये पशुलोक ऋषिकेश में है। और मुनि की रेती में ऊन श्रेणीकरण क्रय विक्रय केंद्र है, कैटेगराइज करके किस टाइप का ऊन है उसी के हिसाब से वहाँ पे खरीदने और बेचने का केंद्र स्थापित है मुनि की रेती में, ठीक है। ऊन के अंगोरा बकरी पालन को बढ़ावा देने, देखिए अंगोरा बकरी की प्रजाति है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अंगोरा,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंगोरा बकरी की एक वैरायटी है जो बहुत अच्छे ऊन का उत्पादन करती है, तो इसलिए 5 अंगोरा बकरी प्रजनन क्षेत्र खोले गए हैं। ग्वालदम, कोपड़ाधार टिहरी, लमगड़ा अल्मोड़ा, ताड़ेखेत अल्मोड़ा और चंपावत में। ठीक है, तो ये 5 जगहों पे। अगला देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और रह गया। देखिए अंगोरा बकरी के विकास तथा ऊन मोहर उत्पादन को विकसित करने की दृष्टि से एक राजकीय प्रक्षेत्र ग्वालदम चमोली में कार्यरत है। ग्वालदम में भी है। ठीक है, अगला है रेशम विकास। तो रेशम विकास में देखिए हमारा उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन का गठन है दोस्तों। ये भी हमारा कहाँ पे, देहरादून में। उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन, मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्वारा भी हमारा रेशम उत्पादन को गति दी जा रही है। अगला देखिए राज्य में सिंचाई व्यवस्था, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कुछ एक, जैसे कि नहर ये कब बनी थी, किसने बनवाई थी, क्यों बनवाई थी, तो इसको थोड़ा समझना है आपने इस वाले टॉपिक को। ठीक है, तो ये सिंचाई व्यवस्था। तो उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 12.5% भाग पर खेती की जाती है भाई। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पे, 12.5। और ये भी घट रहा है। तो क्यों घट रहा है आप समझ ही पा रहे होंगे, लोग पलायन कर रहे हैं, ज़मीनें बंजर हो रही हैं। ठीक है, तो घटेगा ही हमारे कृषि क्षेत्र आने वाले समय में। द्वितीय क्षेत्र में अभी हम सबसे आगे हैं। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी लगातार यहाँ पे गतिमान है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है ना उत्तराखंड का, वो टॉप में आ जाएगा, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान करेगा राज्य की। तो राज्य में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सी मेथड से हमारी सिंचाई होती है, जैसे कि झील, आपने देखा होगा जगह जगह पे झरने हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जल संपदा में संपन्न है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो लेकिन कुछ ऐसे भी भौगोलिक दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी पहुँचाना मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा दोस्तों इतिहास में, मलेथा की कूल। ठीक है, मलेथा की कूल, यहाँ पे याद आते हैं हमको माधो सिंह भंडारी जी, जिनको भगड़े भंडारी माधो सिंह भी कहा जाता है, गर्व भंजक भी कहा जाता है। रीजन क्या था देखिए दोस्तों, मलेथा एक गांव है दोस्तों। ठीक है, तो मलेथा गांव में, हमारा गढ़वाल का एक गांव है मलेथा। मलेथा में क्या होता था, इसके निकट में ही हमारे चंद्रभागा नदी बहती थी, और यहाँ पर एक पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी के बेस में बसा हुआ था मलेथा। तो नदी और गांव के बीच में एक पहाड़ी थी, चट्टानी पहाड़ी। अब इतने नज़दीक नदी हो गई भी, जो मलेथा गांव था भैया सूख जाता था। ये माधो सिंह भंडारी भाई फौजी था हमारा। माधो सिंह भंडारी वीर साहसी था, महपति शाह के साथ तिब्बत अभियानों में गए वो। आप छुट्टी में जब भी घर आते थे, अपनी वाइफ को बोलते थे, भैया मैं छुट्टी आया हूँ 10 दिन की, आप बढ़िया सब्जियाँ लाओ, तरकारी लाओ बढ़िया बढ़िया। उसकी उनकी जो पत्नी थी वो बोलती थी, भाई मलेथा में इतना सूखा है, हम कहाँ से लाएं, कैसे लाएं। ठीक है, तो माधव सिंह भंडारी जी को बड़ा बुरा लगा यहाँ पे। बोला यार नदी इतने नज़दीक है, फिर भी गाँव में कोई सब्जी नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा। रीज़न एक ही था, पानी नहीं था सिंचाई के लिए। तो भंडारी जी ने पकड़ी छेनी हथौड़ी और चले गए भाई पहाड़ को तोड़ने। लाइक माझी द माउंटेन मैन, जो आपने मूवी देखी होगी, सेम लाइक वैसे ही चले गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, शुरू कर दिया। गांव वाले हंसने लगे, भाई इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के इस पे तू कैसे गुफा बना के पानी ले आएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नदी बह रही थी पिछले साइड पहाड़ के, यहाँ पे से उन्होंने काम शुरू किया भैया। काम करते 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 एक दिन क्या हुआ, पूरा इस तरफ तक इन्होंने पूरा अंदर अपनी सुरंग बना दी। लेकिन सुरंग बनाने के बावजूद भी यहाँ पे पानी नहीं आया मलेथा के गाँव में। ठीक है, और माधव सिंह भंडारी एक दिन सो रहे थे, उनको एक दिन सपना हो गया। सपने में देवी आई, बोला भैया माधव सिंह पानी तभी आएगा जब तू अपने बेटे की बलि देगा। माधव सिंह भंडारी देखिए, अपने बेटे की बलि देने वाली बात पे कोई भी विचलित हो सकता है, लेकिन भगत भंडारी ऐसे ही थोड़ी बोला जाता है उनको। ठीक है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और अपने बोला जाता है कि बच्चे की यहाँ पे बलि दे दी थी। इसीलिए इनको गर्व भंजक भी कहा जाता है। एक वीर साहसी योद्धा पुरुष जो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अगले के लिए, उसी को गर्व भंजक कहते हैं। महपति शाह और माधो सिंह भंडारी, इसलिए इनको गर्व भंजक की उपाधि है। ठीक है, तो अपने बेटे की बलि देते हैं तो पानी आने लगा मलेथा की धरती में। आज भी ये नहर वहाँ पे है, ये गूल अगर आप जाते हैं मलेथा गांव में तो आपको देखने को मिलेगी। तो फिर पानी आने लगा और मलेथा की जो धरती है वो सिंचित होने लगे। तो ये कहानी थी। तो ऐसे ही भौगोलिक विषमता है उत्तराखंड के बहुत सी जगहों पे। बगल में ही गांव के झरना तो बह रहा है, लेकिन गांव का झरना से लेकर गांव तक की दूरी के बीच में ऐसा मतलब स्लोप है, पानी नहीं आ सकता। इतना भयंकर वहाँ पे बोल सकते हैं कि एक भयंकर खाई है कि वहाँ पे नहर बनाना मुश्किल है। तो ये कुछ भौगोलिक विषमता है, अन्यथा उत्तराखंड में सिंचाई की कोई भी कमी नहीं होती। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो उत्तराखंड में अभी भी देखिए झील, झरने, तालाब और नहर, नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है वर्तमान में। और खासकर अभी वर्तमान में बोलो तो नलकूप और नहर दो मुख्य साधन है उत्तराखंड में सिंचाई के। ठीक है, तो नलकूपों के द्वारा सिंचाई की बात करें तो शिवालिक के दक्षिण तथा दून क्षेत्रों में नलकूपों का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है आजकल। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में नहरों का अभाव है वहाँ पे विकास जोर दे रही है गवर्नमेंट की, वहाँ पे नलकूपों को डेवलप किया जाए।
ठीक है। और इसके बाद नहरों के द्वारा सिंचाई की बात करें तो नहरों के भी ज़्यादा जाल तंत्र देखने को नहीं मिलते राज्य में। ब्रिटिश काल में जितने बने बनी नहर हैं उसके बाद बहुत कम विकास देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राज्य गठन के समय जो नहरों की लेंथ थी वो 6064 किलोमीटर थी और राज्य गठन के बाद 2018 तक नहरों की लंबाई मात्र इसकी दोगुनी हुई है, मतलब 12,290 किलोमीटर तक ही पहुंची है, जबकि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, अपनी सरकार बनने के बाद, अपने राज्य बनने के बाद, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी एक मेथड और है दोस्तों, जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है। कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं उत्तराखंड में जहाँ पे पानी बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे उत्तराखंड का एक प्लेस है, उत्तराखंड का थार बोला जाता है इसको। खाली तो नहीं बोलते होंगे ना, उत्तराखंड का थार किसको बोलते हैं? उत्तराखंड का थार बोला जाता है द्वाराहाट को। तो द्वाराहाट जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। ठीक है, हालांकि इसके पास में गगास नदी बहती है, लेकिन फिर भी द्वाराहाट क्षेत्र सूखा है, सूखाग्रस्त है, बहुत पानी की यहाँ पे किल्लत रहती है। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है दोस्तों, हमारा सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और औद्योगिक जो फसलें होते हैं यानी कि बागवानी वाली, उनके लिए बहुत कारगर है। इसमें क्या होता है, कम पानी होता है, स्प्रिंकलर होता है, ऐसे घूमता है और छर्रे टाइप के आते हैं, तो चारों तरफ की भूमि इससे गीली हो जाती है, हल्की हल्की नमी आ जाती है इससे। ठीक है, और उस नमी को भी कहीं ना कहीं संजो के रखा जाता है, ऐसे वहाँ पे एक्टिविटीज़ की जाती है जिससे नमी बहुत दिनों तक मिट्टी में बनी रहे। तो ये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नहरों की। देखिए उत्तराखंड राज्य में अब ये तो नलकूपों से सिंचाई हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी छोटी छोटी गूल होती हैं, उनको नहर नहीं बोलेंगे हम, जो हम स्थानीय भाषा में, हालांकि हम उसको नहर बोलते हैं। आपने देखा होगा गाड़ से लेकर गांव तक आती है जिसमें पानी आता है, ऐसे होते हैं नाली टाइप की, उसको हम नहर बोल देते हैं। वो छोटी सी एक हम बोल सकते हैं एक कूल हुई हो, ठीक है, गूल बोलेंगे उसको या कूल बोलेंगे, तो वो हुई। नहरों में नहीं आता, नहर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, उनको नहर बोला जाता है, लाइक नदी की तरह ही होती हैं जो। तो राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्य में जो सबसे पुरानी नहर है वो है ऊपरी गंगा नहर। वैसे देखा जाए तो हमारी सबसे पुरानी नहर मानी जाएगी देहरादून की जो राजपुर कैनाल है। देहरादून की राजपुर कैनाल सबसे प्राचीन नहर है उत्तराखंड की, जिसको रानी कर्णावती ने बनाया था। लेकिन ब्रिटिश काल की एक वेल डेवलप्ड हम बोल सकते हैं जो नहर सबसे पुरानी है वो है ऊपरी गंगा नहर या ऊपरी गंग नहर। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर है दोस्तों। 1842 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था इसका, और बनते बनते लग गए भैया पूरे 12 साल, यानी कि 1854 में ये नहर बनी थी। ठीक है, और इसका उद्घाटन तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब डलहौजी तो आएगा ही भैया 1854 में, क्यों? क्योंकि डलहौजी का चचेरा भाई तो कुमाऊं कमिश्नर बैठा है अभी, लॉर्ड डलहौजी का ही तो चचेरा भाई था हेनरी रैमजे। ठीक है, और डलहौजी का भी जो हमारा ओरिजिनल नेम था वो था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। ये हमारा यूके पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी का जो ओरिजिनल नेम था वो था जेम्स एंड्रयूज रैमजे, और उसी का भाई हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर था। बोला भैया अब नहर बन गई है, उद्घाटन करने आओ। तो 1854 में डलहौजी आ गया हरिद्वार और यहाँ पे उसने उद्घाटन किया इसका। ठीक है, देखिए जो ये नहर है ना ऊपरी गंग नहर, ये हरिद्वार से लेकर हमारे कानपुर तक है। हरिद्वार से कहाँ तक है? कानपुर में। और 1983 में दोस्तों इसका आधुनिकीकरण किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, गंग नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया? तो 1983 में किया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ गंग नहर से ही जुड़ा हुआ है भाई, जिसका नाम है प्रॉबी कौटले। इस नाम को भी आप याद रख लें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड का आधुनिक भगीरथ प्रॉबी कौटले क्यों कहते हैं? क्योंकि गंग नहर का जो डिज़ाइन बनाया था, गंग नहर में अपनी पूरी इंजीनियरिंग की क्षमता का प्रयोग किया था प्रॉबी कौटले ने, और उसी के प्रयासों से यह नहर सफल हो पाई थी। ड्रेनेज सिस्टम हो या नहर का स्ट्रक्चर हो, हाँ, तो बहुत अच्छे से इसने क्या कहता है प्रॉबी कौटले ने यहाँ पे इस डिज़ाइन को प्रिपेयर किया। इसीलिए प्रॉबी कौटले को आधुनिक भगीरथ भी कहा जाता है उत्तराखंड का। जैसे भगीरथ लाए थे ना गंगा जी को धरती पे, वैसे ही गंगा नहर को धरती पे यहाँ पे विकसित किया किसने? प्रॉबी कौटले ने। ठीक है, तो समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा देखिए पूर्वी गंगा नहर परियोजना दोस्तों। तो पूर्वी गंगा नहर परियोजना दोस्तों हमारी भीमगोड़ा के आसपास से निकलते हैं। भीमगोड़ा बैराज जो कि गोरखा काल में एक दास बिक्री का प्रमुख केंद्र था, इतिहास में पढ़ते हैं ना। तो जो पूर्वी गंगा नहर है दोस्तों, इससे उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुरादाबाद में सिंचाई होती है, ध्यान रखेंगे। अगला जो है नहर वो है वो भी महत्वपूर्ण है, शारदा नहर प्रणाली। तो चंपावत के बनबसा क्षेत्र से निकली है शारदा नहर प्रणाली। ठीक है, और शारदा नहर बनी थी 1928 में। पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी ये नहर कब बनी थी। तो शारदा नहर का निर्माण होता है 1928 में, और इस नहर प्रणाली से उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड के चंपावत, उधमसिंह नगर आदि जिलों में भी सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे भी सिंचाई होती है। ठीक है, चंपावत और उधमसिंह नगर के जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उनमें पानी जाता है यहाँ से। अगला देखिए जमरानी बांध परियोजना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो जमरानी बांध परियोजना दोस्तों ये गौला नदी पे है, और जमरानी बांध परियोजना से हमारा उत्तराखंड के उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले को सिंचाई की
सुविधा उपलब्ध होते हैं। साथ ही हम बोलें तो जमरानी जो बांध है ना, ये उत्तर प्रदेश की भी इसमें भागीदारी है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जनपदों को इससे फायदा है, ठीक है, जमरानी बांध से। अगला देखिए नानक सागर बांध परियोजना। तो नानक सागर बांध हमारा दोस्तों नंदौर नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, नैनीताल के चोर गलिया से निकलती है ना नंदौर नदी, तो इस नंदौर नदी पे ही हमारा नानक सागर बांध बहुत बड़ा है ये। और इससे जो नहरें निकाली गई हैं उससे हमारे उधमसिंह नगर आदि जिलों में सिंचाई होती है। अगला देखिए रामगंगा नहर है। तो पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के पास निकली है हमारी रामगंगा नहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए भीमताल दोस्तों, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। और भीमताल पे दोस्तों हमारा एक बांध है, इसका नाम है विक्टोरिया बांध। महारानी विक्टोरिया के नाम पे रखा गया इस बांध का नाम, विक्टोरिया डैम। कभी क्वेश्चन बनेगा विक्टोरिया डैम कहाँ पे है, तो भीमताल में है। तो विक्टोरिया डैम से ही पानी की निकासी होती है और झील का पानी छोड़ा जाता है जो कि सिंचाई के काम आता है। अगला देखिए टिहरी बांध परियोजना। ये तो भाई राष्ट्र का गांव परियोजना है, आपने पढ़ा ही होगा। 1972 में शिलान्यास हुआ था टिहरी बांध परियोजना का। 2006 में इसका प्रथम चरण पूरा हुआ, राष्ट्र के गांव इसको संज्ञा दिया गया। टिहरी बांध की टोटल जो हाइट है 260.5 मीटर है। टिहरी बांध दोस्तों जो इसका जलाशय है उसको श्रीदेव सुमन जलाशय भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए टिहरी बांध परियोजना की अगर मैं बात करता हूँ